अच्छा जी, हमारा लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 है ये, जिसमें हम ओरिएंटेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज कोशिश होगी कि थोड़ा सा हम आगे लेक्चर 2 पे भी मूव कर जाएं और उस पे जो रिलेटेड पार्ट है वो कवर करें। अच्छा, ओरिएंटेशन सेशन के अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो आज हमने कवर करनी है वो क्या है? सब्जेक्ट एंड एग्जाम ग्रेड ओवरव्यू। एक तो सब्जेक्ट का ओवरव्यू, के सब ओवरव्यू का मतलब होता है एक हाई लेवल आइडिया, एक मोटा मोटा आइडिया के सब्जेक्ट किस बारे में है। और फिर दूसरी चीज क्या है? एग्जाम ग्रेड का ओवरव्यू, तो पेपर का पैटर्न, वो जो आपके पास पेपर में टॉपिक्स हैं, कहाँ से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, ये भी इसके अंदर गाइडेंस जो है वो कवर होगी। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट ओवरव्यू की जब मैं बात करता हूँ, तो सब्जेक्ट ओवरव्यू के अंदर हमारे पास बेसिकली जो चीज इंपॉर्टेंट है वो क्या है? एक वर्ड इधर लिखा हुआ है, कॉम्पिटेंसी। इधर एक वर्ड आपको दिख रहा होगा, कॉम्पिटेंसी का। ये बेसिकली मैंने कहाँ से कॉपी की है? ये वाला वर्ड कहाँ से कॉपी किया? ये कॉपी किया बेसिकली आई कैप के सिलेबस से। ये जो हमारे पास आई कैप ने कैप का एक सिलेबस डॉक्यूमेंट इशू किया, सर्टिफिकेट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस सिलेबस। इसमें बेसिकली जो आपका कैप 3 का सिलेबस है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉम्पिटेंसी लिखा हुआ। इसको थोड़ा सा जरा अरेंज करके लिखे ताकि आपके लिए जरा अंडरस्टैंड करना आसान है। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसी का वर्ड निकला कॉम्पिटेंस से। कॉम्पिटेंस का मतलब होता है काबिलियत। तो बेसिकली इस सब्जेक्ट के थ्रू आपकी क्या काबिलियत आई कैप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं? जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को पास करेगा वो किस काबिल हो जाएगा? वो इस काबिल हो जाएगा कि वो अंडरस्टैंड कर सके, यूज कर सके डेटा को। डेटा को क्या कर सके? अंडरस्टैंड कर सके, यूज कर सके। किसकी मदद से? टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स की मदद से इस डेटा को अंडरस्टैंड कर सके और यूज कर सके। और जो इससे रिलेटेड रिस्क हैं, डेटा चोरी होने का रिस्क होता है, सिस्टम में वायरस का रिस्क होता है। अगर बिल्कुल सिंपल वो एग्जांपल जो आपको आज भी पता है इस कोर्स को पढ़ने से पहले भी, तो उन रिस्क को साथ मैनेज करते हुए, उन रिस्क को साथ हैंडल करते हुए आप, ये बेसिकली काबिलियत है जो डेवलप कर, कि आप डेटा समझ सके, उसको इस्तेमाल कर सके। जैसे जब कस्टमर रिव्यूज आ गए फूड पैंडा के पास किसी रेस्टोरेंट को, तो अब रेस्टोरेंट उसको अंडरस्टैंड कर सके, उसको इस्तेमाल कर सके। किसकी मदद मदद का क्या ली जा रही है? सिस्टम्स की, टेक्नोलॉजी की, आईटी बेस्ड सिस्टम्स। और रिलेटेड रिस्क को भी मैनेज करके चले। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? क्यों बेसिकली ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए खास तौर पे मेरा यहाँ पर फोकस होगा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सब्जेक्ट पढ़ाने की क्या जरूरत है? क्योंकि कल जिस तरह मैंने बात की थी ना कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को आजकल सिर्फ नंबर्स के ऊपर फोकस नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो फोकस है वो सिर्फ नंबर्स तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का फोकस इनहेंस्ड है। वो एक बिजनेस लीडर, एक वर्ड मैंने यूज किया था बिजनेस लीडर का, वो बिजनेस लीडर के तौर पे काम कर रहे हैं, मतलब बिजनेस को गाइड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट। तो उसको बेसिकली, क्या कोई दुनिया में ऑर्गेनाइजेशन होगी जो ये चाहे कि वो एफिशिएंट ना हो? मेरा नहीं ख्याल। क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी दुनिया में जो ये चाहे कि उसकी डिसीजन मेकिंग गलत हो? क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी कि वो उसके जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं, ऑपरेशंस हैं, वो सिक्योर ना हो, अनसेफ हो? तो ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। एफिशिएंसी भी हर एक को चाहिए, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग भी हर एक को चाहिए,
और सिक्योरिटी भी हर एक को चाहिए। तो ये बेसिकली पर्पस है कि आप डाटा सिस्टम रिस्क का इतना बेहतरीन मैनेजमेंट करें कि आप ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकें, डिसीजन मेकिंग को इनहेंस कर सकें, सिक्योरिटी को इनहेंस कर सकें। आपको याद है कल हमने वो जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल वाली एग्जांपल देखी थी, वो डेटा और सिस्टम्स का यूज ही तो था, जिसके थ्रू उन्होंने क्या डिसीजन किया कि संडे को क्लिनिक्स ओपन करनी है। बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है? सुजुकी मोटर्स की हमने एग्जांपल देखी कि साइबर अटैक हुआ, तो वहां पर सिक्योरिटी का इशू था, तो सिक्योर सिस्टम्स को अपने सिक्योर करने की उनको जरूरत है। बात थोड़ी बहुत समझ में आ रही है कि ये काबिलियत आपके अंदर डेवलप करना मकसूद है कि आप डाटा को अंडरस्टैंड कर सकें, यूज कर सकें सिस्टम्स के थ्रू, और जो रिलेटेड रिस्क है, क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। बंदा हैरान हो जाता है कि एक क्लिक ऑफ बटन पे मुझे इतनी इंफॉर्मेशन मिल गई, मैंने उससे इतने इंटरेस्टिंग एनालिसिस कर लिए। एनालिसिस की इंटरेस्टिंग में आपको एक यूके का स्टोर था, आप डेटा, मतलब डेटा इज लाइक द न्यू ऑयल इसको कहते हैं। क्यों? एक यूके का स्टोर था, उन्होंने डेटा देखा कि शाम के टाइम पे 5 बजे से 8 बजे के दौरानिए में नेपीज और वाइन या बियर की सेल जो है वो ज्यादा हो रही होती है। ये डाटा कहां से उन्हें मिला? उनके पॉइंट ऑफ सेल, वो जहां पे नहीं क्रेडिट कार्ड वो एंटर करते हैं, जहां पर सेल बेसिकली रिकॉर्ड हो रही है आगे सिस्टम के अंदर, तो रसीदें थी, बेसिकली रसीदों का डाटा सिस्टम में था। तो उन्होंने जब ये डाटा देखा, तो उसने कहा कि 5 से 8 बजे के दौरानिए में ये दोनों, इन दोनों प्रोडक्ट्स की सेल, ये सिस्टम ने एनालिसिस करके बताया कि सेल ज्यादा है। अच्छा, अब इसके ऊपर मजीद एनालिसिस किया तो पता लगा असल में इस टाइम 5 बजे छुट्टी होती है, लोग घरों को वापस जा रहे होते हैं, तो वो ये दोनों प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया इस डाटा को, अब डाटा को यूज करना बता रहा हूं। उन्होंने जो शेल्फ होते हैं ना स्टोर्स पे, उन्होंने एक ही शेल्फ पे नेपी और बियर रख, और देखा गया कि सेल्स मजीद बढ़ गए। आप समझ रहे हैं डाटा का यूज कितने इंटेलिजेंट तरीके से हो रहा है? तो क्या इस डिसीजन मेकिंग से एफिशिएंसी नहीं आई ऑर्गेनाइजेशन? सो ये बेसिकली, लेकिन साथ साथ जो रिस्क हैं उनको भी मैनेज करने की जरूरत है। तो ये तो हमें समझ में आई थिंक आ रहा है कि इस पेपर के, जैसे कि नाम से भी जाहिर है, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि इनका आपस में एक इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब कुदरती को रिलेशन है, रिलेशनशिप है, ताल्लुक है। डाटा पड़ा होता है सिस्टम में, और डाटा और सिस्टम फेस करता है रिस्क। तो ये आपस में कनेक्टेड भी है। वैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह के जो एडवांस कोर्सेज होते हैं, उसके अंदर ये एक सब्जेक्ट, ये एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे, लेकिन हमने तो एक सर्टेन लेवल पे पढ़ना है ना इसको, तो इसलिए ये एक ही सब्जेक्ट के अंदर है। लेकिन जो लिंकेज है ना तीनों में, वो आपको जगह जगह दिखेगी। अलबत्ता जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग टॉपिक से आ रहे हैं, मतलब, लेकिन ये बहुत होगा कि मैं आपको एक चीज चैप्टर 1 में पढ़ाऊंगा, और फिर मैं आपको कह रहा चैप्टर 5 में जाके कह रहा हूँ वो जो हमने कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 में पढ़ा। तो आपस में जो कनेक्शन है वो आपने माइंड में रखना। ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी कि कैस 3 सिलेबस में ऐड क्यों हुआ, क्योंकि मोटा इसका रीजन जो है, अगर अब टेक्निकल रीजन अगर हम ना भी समझे, तो मोटा रीजन ये है कि आई कैप, आई फैक, आई फैक मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स का मेंबर, आईसीएमए भी मेंबर है आई फैक का, पिप्फा भी मेंबर है आई कैप का, एसीसीए भी मेंबर है आई फैक का। तो ये डिफरेंट जो अकाउंटिंग बॉडीज हैं, ये मेंबर्स हैं इसकी, एक बड़े इदारे की, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। ये आप इंशाल्लाह जब
कैफ 8 में मेरे पास आएंगे तो हम तफसील से पढ़ेंगे। लेकिन इस इदारे ने ना कुछ एजुकेशन, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होती हैं, इस इदारे ने कुछ एजुकेशन स्टैंडर्ड स्पेसिफाई किए हैं। और एक एजुकेशन स्टैंडर्ड है जो कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड है, क्या क्या टेक्निकली उनको किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। तो उसमें ये दो एरियाज, और भी बहुत से एरियाज, आप अकाउंटिंग भी पढ़ रहे हैं, टैक्स भी पढ़ रहे हैं, बिजनेस मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं। वो क्यों पढ़ रहे हैं? वो इस स्टैंडर्ड की को बेसिकली आई कैप ने फॉलो कर। उसमें ये दो एरियाज हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। ये दो एरियाज हैं बेसिकली। और आप जब इनके लर्निंग आउटकम्स भी देखते हैं ना, यहाँ पे जो लर्निंग आउटकम्स है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वर्ड है आईसीटी। यहाँ पर वर्ड है आईसीटी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? डेटा एनालिसिस डिसीजन मेकिंग को, रिस्क, आईसीटी के थ्रू डेटा को एनालाइज करना, आईसीटी के थ्रू एफिशिएंसी, आईसीटी के थ्रू कम्युनिकेशन में एफिशिएंसी, आईसीटी के थ्रू सिस्टम्स में एफिशिएंसी, फिर जो प्रोसेसेस और कंट्रोल्स हैं वो एडिक्वेट हैं या नहीं, और उनमें कोई इम्प्रूवमेंट। और यही तो आप जो आई कैप का सिलेबस है, अभी मैं उसके साथ जब इसको मैप करूंगा आप कहेंगे तो उठाया ही यहां से। जो बेस लाइन है ना, रूट, वो ये गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसमें भी आपको वर्ड्स नजर आ रहे होंगे, ये चेक कीजिएगा। Analyze the adequacy of system processes and controls for collecting, generating, storing, accessing, using, sharing और reporting data and information। ये बेसिकली वो लर्निंग आउटकम्स हैं, ये बेसिकली वो लर्निंग आउटकम्स हैं जो एक्सपेक्टेड है। और प्रोफिशिएंसी लेवल, प्रोफिशिएंसी का वर्ड क्या होता है कि किस, देखें, आप अकाउंटिंग जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे पढ़ते हैं। आप एक पीआरसी में भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फिर आप कैफ के ग्रुप ए में भी अकाउंटिंग पढ़ते हैं, ग्रुप बी में पढ़ते हैं, सीए फाइनल्स में पढ़ते हैं। लेकिन हर लेवल जो है वो आप होता जाता है। इसका जो लेवल जिसपे पढ़ रहे हैं ना, वो है इंटरमीडिएट, दरमियाना। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास चीजें हैं जो इसके अंदर ऐड है। अच्छा, लॉजिक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये क्यों ऐड हुआ। अच्छा, अगली बात है रिलेशनल डायग्राम। रिलेशनल डायग्राम क्या चीज है कि इस सब्जेक्ट का, ये जो कैफ 3 का सब्जेक्ट है, इसका जो पेपर्स आपने पहले पढ़े या बाद में पढ़नी है, उनसे क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक है, इसलिए इसको मैंने क्या कहा है, रिलेशनल डायग्राम। बात समझ आ रही है? आपका पेपर यहां फॉल कर रहा है, आपका जो पेपर है अगर देखा जाए तो आपका पेपर यहां फॉल कर रहा है। ठीक है ना, आपका पेपर यहां फॉल कर रहा है कैप डाटा सिस्टम में। इससे पहले देख, पीआरसी 3 जो नई एजुकेशन स्कीम के तहत बिजनेस एंड इकोनॉमिक इंसाइट्स, आप सब पीआरसी पढ़ के आए हैं, आपने उसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की कुछ नॉलेज हासिल की हो। मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो आपने पढ़ा है तो इस वजह से मैं आपको, अगर वो रिपीट इधर हो रहा होगा तो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो यही समझ के पढ़ाऊंगा आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कुछ उधर आपने पढ़े। उसके बाद ये जो कैफ 7 है, इधर भी इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कैफ 8 में भी है, CFAP 6 में भी है, और वो जो आखिरी स्ट्रेटेजिक केस स्टडी है उसमें भी ये चीज शामिल है। तो मतलब बेसिकली ये जो डाटा सिस्टम एंड रिस्क, अगर यूं कहा जाए कि ये पूरे आई कैप की क्वालिफिकेशन में रचा बसा हुआ है, तो गलत नहीं होगी। उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स यहाँ पर ऐड हुए। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाता है जो एग्जाम स्ट्रक्चर है, और इसके बाद एंड के बाद एक और चीज लिखी हुई है, हम उसको
सेकंड नंबर पे देखते हैं एग्जाम स्ट्रक्चर को पहले समझ लेते हैं। पेपर 100 मार्क्स के, 3 घंटे का राइटिंग टाइम होगा, 15 मिनट का रीडिंग टाइम होगा। रीडिंग टाइम के अंदर आप आंसर स्क्रिप्ट के ऊपर कुछ लिख नहीं सकेंगे, वो सिर्फ पेपर को गो थ्रू करने का टाइम होता है। आप अपना फॉर एग्जांपल सीक्वेंस डिटरमिन कर सकते हैं, इसको कैसे यूटिलाइज करना है इसके ऊपर तो अलग सेशन है, 15 मिनट को कैसे यूज करना है, लेकिन वो हम डिस्कस कर सेशन के दौरान में भी टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करता रहा करूंगा। और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस जो है वो फरवरी में जब रिवीजन सेशन होगा तो उसमें आ जाएगी। आपके पास इधर पेपर में दो सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड है। जो पेपर है आपका वो दो सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। एक है आपका सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपके पास एमसीक्यूज है 15 मार्क्स के, और 15 ही एमसीक्यूज है, मतलब एक एमसीक्यू का 1 नंबर है। और जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन, या आप कह सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि उसमें पार्ट्स भी होते हैं तो मीडियम टू लॉन्ग क्वेश्चन है। इसकी जो बाइफर्केशन है मॉडल पेपर में है डेटा। जरा समझिएगा बात, जब आई कैप ने अपनी वेबसाइट पे मॉडल पेपर अपलोड किया तो उसके वो मॉडल पेपर इज लाइक डेटा। मैंने बेसिकली उस डेटा का ये क्या किया है, एनालिसिस। तो मैंने उसमें कहा अच्छा पेपर में दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है 15 मार्क्स का, दूसरा हिस्सा है 85 मार्क्स का। फिर फर्दर एनालिसिस किया, जिसको आप कह सकते हैं ड्रिल डाउन एनालिसिस, फर्दर उसको ड्रिल डाउन किया तो पता लगा कि इसके अंदर भी दो तरह के क्वेश्चन, एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन और एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। और अच्छा इसकी रेशियो एज पर मॉडल पेपर 50% है, मतलब 50%, 43 मार्क्स तकरीबन नॉलेज मेमोरी बेस्ड है, और इतने ही मार्क्स तकरीबन आपके सिनेरियो बेस्ड। ठीक हो गई बात। अच्छा वॉक थ्रू यहां पर हमें करना है, वॉक थ्रू ऑफ द मॉडल पेपर। तो लेट अस हैव अ लुक एट द मॉडल पेपर। जी, ये इस टाइम आपको मॉडल पेपर दिख रहा है जो कि आई कैप की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इसके अंदर अगर हम आ जाएं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यूज टाइप है। अच्छा मैंने आपको कहा था ना पेपर आपका जो सेक्शन बी है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग सेक्शंस नहीं है, पेपर डिवाइडेड उस तरह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बेसिकली आपका एमसीक्यूज है। अच्छा जो आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सिनेरियो बेस्ड में फॉल करेगा या मेमोरी बेस्ड? देखने में तो शाबाशी, आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया कि लग रहा है कि सिनेरियो बेस्ड, क्योंकि याद रखिएगा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए भी आपको जो नॉलेज है, जो अंडरलाइन थ्योरी है उसकी जो हम पढ़ेंगे उसका पता होना जरूरी होगा। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन 3 V's ऑफ बिग डाटा दैट आर क्लियरली डेमोन्स्ट्रेटेड इन द अबव सिचुएशन। अब अगर किसी को यही नहीं पता 3 V's क्या है, तो वो क्या आइडेंटिफाई करेगा, क्या एक्सप्लेन करेगा? हाँ ये पॉसिबल है कि किसी को 3 V's का पता हो लेकिन वो केस स्टडी से उसको लिंक ना कर सके। लेकिन जिस स्टूडेंट के पास वो अंडरलाइन नॉलेज नहीं होगी वो इस क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर सकता। तो ये यकीनन एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। वो मुझे एक पूरी, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को पहचानने का एक वैसे आसान तरीका क्या होता है,
जहां पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम मेंशन्ड है, इसका मतलब है वो एक कहानी। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। जी, ये क्वेश्चन जो है वो सिनेरियो बेस्ड है या मेमोरी बेस्ड लग रहा है। और अगर आप इसको पढ़े, कंपेयर एंड कंट्रास्ट आरडीबीएमएस with OODBMS, detailing their respective strengths and the types of data that they are best suited to manage। अब इसमें दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे, जिसने समझा हुआ है और जिसने मेमोराइज किया। लेकिन इसमें एक ही साफ में खड़े हो गए महमूदो अयाज। किसी ने समझ के लिखे तो भी 6 आउट ऑफ 6 है, बगैर समझे लिखे तो भी 6 आउट ऑफ 6। पता नहीं लग सकता पढ़ने वाले को कि ये समझ के लिखे नहीं, लेकिन दैट इज हाउ द पेपर इज। क्वेश्चन नंबर 4, सिनेरियो बेस्ड मेमोरी बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7। पहचान लीजिए आपने, इसका मतलब है आपको ये पहचान आ गई कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कैसे पहचानने हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पहचानने। अच्छा, हमने एक चीज का ख्याल रखना है कि अपने आप को बहुत ज्यादा इस चीज के ऊपर ओवर मोटिवेट नहीं करना। किस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ओवर मोटिवेट नहीं करना कि पहली अटेम्प्ट है तो पेपर आसान होगा। एक्सपेक्टेड है कि पेपर वैसा ही होगा जैसा मॉडल पेपर है, लेकिन थोड़ी बहुत डेविएशन हो सकती। तो जिस तरह मैंने कल आपसे बात की थी कि हम इसको जब प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा सा लेवल अप पे प्रिपेयर करेंगे। बहुत एबनॉर्मल किस्म का पेपर एक्सपेक्टेड नहीं, हम इसको लेकिन थोड़ा सा अप लेवल पे प्रिपेयर करेंगे। अप लेवल पे प्रिपेयर करने का अच्छा ये मतलब नहीं है कि मैं आपको आउट ऑफ कोर्स चीजें पढ़ाना शुरू कर दूं, सवाल ही नहीं पैदा। हमने स्टडी टेक्स्ट से बाहर नहीं जाना। स्टडी टेक्स्ट में कुछ वीकनेसेस या आप कह लें गैप्स हैं, वो मैं नोट्स के अंदर फिल करूंगा। लेकिन ये है कि हमने ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल किसी चीज के टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्नोलॉजीज में तो बहुत वैरायटी है, लेकिन जितनी आपके कोर्स में इंक्लूडेड है हम वहां तक रिस्ट्रिक्टेड हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमने पहली बात है सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट पेपर पास करना है। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ये है कि कुछ चीजें इसमें से सीख भी लेनी है ताकि वो हमारे लिए बेनिफिशियल। अच्छा, अगली ये चीज, ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको, जिसको मैंने कहा था ना कि मैं आपको सिर्फ कैफ थ्री नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको सीए की पढ़ाई करने का तरीका भी सिखाता जाऊँ। हैव यू हर्ड ऑफ, आपने कोई कैफ का सब्जेक्ट पहले पढ़ा है, बिजनेस लॉ? हैव यू हर्ड ऑफ दिस वर्ड प्रोफिशिएंसी लेवल एंड टेस्टिंग लेवल? ये सुना है? क्या होता है प्रोफिशिएंसी लेवल? अच्छा, ठीक है। और टेस्टिंग लेवल क्या होता है? अच्छा, जनरली ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जो आई कैप है उसने ये प्रोफिशिएंसी और टेस्टिंग लेवल्स अपने सिलेबस में डिफाइन की कि आई कैप क्या समझता है प्रोफिशिएंसी लेवल को। तो आई कैप ने ना अपना जो सिलेबस डॉक्यूमेंट, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर सिलेबस डॉक्यूमेंट भी दिखा देता हूँ। ये है आई कैप का सिलेबस डॉक्यूमेंट। आपको यहां पर नजर आ रहे हैं प्रोफिशिएंसी लेवल एंड टेस्टिंग लेवल्स, हर टॉपिक के आगे ये मेंशन्ड है। किसी के आगे आपको दिख रहा है P1 T1, किसी के आगे दिख रहा है P2 T2, P फॉर प्रोफिशिएंसी, T फॉर टेस्टिंग। किसी के आगे आपको दिख रहा है P2 T1। ठीक है, ये तीन ही पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको दिखें।
P1 T1, P2 T2, P2 T1। अब हम सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रोफिशिएंसी लेवल बजाते खुद है क्या। ठीक है जी। प्रोफिशिएंसी लेवल आई, ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, मैं कहता हूँ, जो आई कैप ने कर दी। प्रोफिशिएंसी लेवल का मतलब है कि एक टॉपिक किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे टेस्ट। प्रोफिशिएंसी लेवल का क्या मतलब है, एक टॉपिक किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे टेस्ट। प्रोफिशिएंसी लेवल 1 का मतलब क्या है, प्रोफिशिएंसी लेवल 1 का मतलब क्या है कि वो टॉपिक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में टेस्ट होगा, उसमें कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। मतलब वो समवॉट इन अ नॉलेज बेस्ड स्टाइल ऑफ अ क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड स्टाइल ऑफ अ क्वेश्चन टेस्ट हो। अगर किसी टॉपिक के आगे लिखा हुआ है P2, तो मतलब उधर से आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एक्सपेक्ट करें। ये एज अ स्टूडेंट टीचर के लिए जानना भी जरूरी है और स्टूडेंट के लिए भी जानना जरूरी है। उसका लॉजिक मैं आपको देता हूँ। एक टॉपिक है जो आई कैप ने बता दी है कि मैं प्रोफिशिएंसी लेवल 1 पे टेस्ट करूंगा। आपके ख्याल में उधर बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करना सेंस बनाता है? ये चीज बस आपने पूरे सीए में, या आपको सिलेबस कोई पढ़ाए ना पढ़ाए, आपने खुद तकलीफ करनी है, सिलेबस खोलने, देखिए इसको कहते हैं स्मार्ट स्टडी। जिस टॉपिक के आगे उन्होंने, देखिए हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है कोर्स तैयार करने के लिए, मेरे पास पढ़ाने के लिए भी, आपके पास पढ़ने के लिए। तो स्मार्ट स्टडीज को कहते हैं कि आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई कहां से मुश्किल सवाल आने, उधर ज्यादा एफर्ट, ज्यादा टाइम, ज्यादा अच्छी क्वालिटी प्रैक्टिस, जहां से आई कैप को डिक्लेयर कर चुके हैं कि मैंने पूछने ही मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मेरे ये तो सेंस, अगर मैं स्टूडेंट होता, मेरे हमारे जमाने में ये नहीं बताते, मैं स्टूडेंट होता तो मैं तो इसको रिलीजियसली फॉलो करता। और क्या आई कैप इसको पेपर सेटिंग में फॉलो करते हैं? रिलीजियस, मतलब 1 इंच इधर से उधर नहीं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, टेस्टिंग लेवल या लेवल ऑफ टेस्ट। टेस्टिंग लेवल का मतलब डिफिकल्टी लेवल से आई कैप जो इसको डिफाइन करे, वो डिफिकल्टी लेवल से नहीं रिलेट करा। डिफिकल्टी लेवल तो बेसिकली प्रोफिशिएंसी लेवल में कवर है। तो टेस्टिंग लेवल है ना, उसमें 2 टेस्टिंग लेवल्स आई कैप ने डिफाइन किया। वैसे एक लेवल 3 भी है, लेकिन मैं उसकी बात क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि वो कैप लेवल पे किसी भी सब्जेक्ट में एप्लीकेबल ही नहीं है, वो सी फैप एंड एडवांस। क्लियर होगी बात? टेस्टिंग लेवल 1 अगर किसी टॉपिक के आगे लिखा हो, तो उसमें से आई कैप पर टॉपिक मैक्सिमम कितने मार्क्स टेस्ट करेगा? 8। मैक्सिमम उसमें से 8 मार्क्स टेस्ट हो। और जितने भी कोर्स में P1 लेवल के टॉपिक्स हैं, मतलब जैसे अभी ये सिलेबस था, इसमें बहुत से आगे भी आपको टॉपिक्स हैं, सारों को अगर जमा कर लें, तो जितने टॉपिक जिनके आगे T1 लिखा हुआ है ना, उनमें से मैक्सिमम पेपर में कितना आएगा? 35 मार्क्स। ये बात क्लियर हो रही है? लेवल ऑफ टेस्टिंग 2, एक टॉपिक जिसके आगे T2 लिखा हुआ, तो वो एक टॉपिक अकेला आई कैप को इजाजत है कि वो 20 मार्क्स का भी उस पर क्वेश्चन बना सकते। बात थोड़ी समझ में आ रही है? क्या ये चीज सिर्फ कैफ 3 के सिलेबस के लिए बताई गई है? ये कैफ 1 से लेकर सी सैप तक सारों के लिए बताया। पीआरसी का मुझे आइडिया नहीं है, शायद उधर भी बताया हो, लेकिन कैफ और सी सैप का तो क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है। और ये हमने माइंड में रख कर चले।
अच्छा, अब हम आ जाते हैं एग्जाम ग्रेड एंड सिलेबस स्लैश स्टडी टेक्स्ट वॉक थ्रू। पहले एंड से पहली वाली बात पे फोकस कर लेते हैं। एग्जाम ग्रेड, एग्जाम ग्रिड क्या है? ग्रिड बटी हुई है तीन पार्ट्स में, ऑब्वियस बड़ी डिस्टिंक्शन है। पेपर का नाम क्या है? डाटा सिस्टम रिस्क, डाटा सिस्टम रिस्क। वेटेजेस, डाटा में से आपके पास 35 से 45 मार्क्स टेस्ट होने हैं, सिस्टम्स में से 30 से 40 और रिस्क में से 20 से 30 मार्क्स। अच्छा, इसके अंदर मैंने मैपिंग की है ये चैप्टर्स, ये चैप्टर्स हैं आई कैप के स्टडी टेक्स्ट। ये चैप्टर्स कहाँ के हैं? आई कैप के स्टडी टेक्स्ट। ये तमाम चैप्टर रेफरेंसेस वहां से। हमने जो पढ़ाई करनी है, आपका प्रिंसिपल रिसोर्स मटेरियल जहां से आपने याद करना है वो मेरे नोट्स होंगे। बट एक मर्तबा जब आप जिस दिन जो टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा वो आपने स्टडी टेक्स्ट से भी मैच करने हैं। और कोई कॉन्सेप्ट आपको लगता है कि सर नहीं ये लाइन आपने नहीं पढ़ाई, तो अगले दिन आप बताएं, वो लाइन भी हम डिस्कस कर लेंगे। या मैं आपको बता दूंगा कि देखें ये लाइन मेरे नोट्स में यहां पर कवर हो। बात समझ आए? इसमें कोई अगर आप बता देंगे तो मैं इसको आपका शुक्रिया पहले तो अदा करूंगा, क्योंकि अगर कोई कमी पेशी है तो उसको ठीक कर लेने में कोई हर्ज नहीं। हम प्रोफेशनल। डाटा के आई कैप के सही टेक्स्ट में पहले 6 चैप्टर, सिस्टम्स के 7 से 13, मतलब 6 चैप्टर भी हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सिस्टम्स के 7 चैप्टर हैं। वेटेज कम है, चैप्टर ज्यादा है। तो 6 चैप्टर ये, 7 चैप्टर ये। उसके बाद रिस्क, रिस्क के 14, 15, 16, 17 4 चैप्टर हैं रिस्क के। और अच्छा, तब भी चैन नहीं आया उन्हें, आगे 4 एनेक्सर्स एंड में दे दी, जिसके अंदर कुछ लॉज हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स दे दिए इसमें। वो जैसे आप बिजनेस लॉ में कुछ लॉज पढ़ते हैं ना, इधर भी कुछ लॉज आप पढ़ेंगे। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट फॉर एग्जांपल। तो लॉ से जान आपकी इधर भी नहीं छुटनी। अच्छा, तो वो एनेक्सर्स है। अच्छा, ये एनेक्सर्स मैंने पार्क तो रिस्क के साथ कर दिए हैं, लेकिन अगर आप मुझसे असल में पूछे ना, तो उन एनेक्सर्स का ताल्लुक इधर से भी है, इधर से भी है और इधर से, लिंक वो तीनों से। अच्छा, डेटा में जो चैप्टर्स हैं उसमें 2 चैप्टर्स हैं जो टेस्ट होने हैं, T1 T1। इसका ये मतलब याद रखिएगा नहीं है कि हमने उसको बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग टॉपिक्स जब आपस में लिंक्ड होते हैं ना तो समझना सब कुछ पड़ता है। तो इसलिए हम समझेंगे तो सही, लेकिन प्रेपरेशन एफिशिएंट करनी। ये बात क्लियर होगी है कि वो P1 T1, मतलब आप मुझे दुआएं देंगे पूरे सीए में, क्योंकि ये आप पहली दफा और आखिरी दफा शायद सुन रहे हैं कि कोई इस चीज को डिस्कस करेगा। तो, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई को इस हिसाब से करना। P1 T1 के, अच्छा, एक चैप्टर है जो P2 T1 है, मतलब उसमें से सिनेरियो बेस्ड टेस्टिंग तो हो सकती है, लेकिन उस टॉपिक में से मैक्सिमम 8 मार्क्स का सवाल हो। अच्छा, तो फिर बाकी चैप्टर्स क्या होंगे? गैस करें। मतलब उसका क्या स्केलिंग होगी? P1 और T2। अच्छा, P1 T2 नहीं होगा, ये वाला कॉम्बिनेशन इस सिलेबस में नहीं है। और सोचें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता। शाबाश, P2 T2। जो सबसे पॉपुलर कॉम्बिनेशंस है ना, वो है P1 T1 और P2 T2। और अगर आप देखें तो इधर जो रिमेनिंग 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 6, वो क्या होंगे? P2 T इधर। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसमें से अगर आप मुझसे पूछें डिफिकल्टी की टर्म्स में, ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा एरिया है,
तो सिस्टम्स का एरिया रिलेटिवली ज्यादा टेक्निकल, लेकिन इसमें 7 में से 6 चैप्टर्स की जो टेस्टिंग है वो P1T। मतलब अगर वो आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में भी वो दे रहा होगा ना, तो बैक एंड पे टेस्ट वो मेमोरी कर रहा हो। P1T1 सिर्फ एक चैप्टर है, चैप्टर 7, वो क्या होगा फिर P2T2, क्योंकि अगर वो P2T1 होता तो फिर मैंने अलग से लिखा हो। ये बात क्लियर होगी कि 3 कॉम्बोज हैं, P1T1, P2T2 और P2T1। रिस्क P2, अच्छा रिस्क में क्या है, रिस्क में ये P2T1 वाला कॉम्बिनेशन है 2 चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर 14 और चैप्टर 17। तो बाकी चैप्टर्स क्या होंगे, शाबाश P2। टीचिंग आवर्स जो आए, क्या टीचिंग आवर्स, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल आपको पता लग गया ये कोर्स 40 घंटे या 50 घंटे में कोई पढ़ा के बरियो जिम्मा कह रहे कि ये भी सेलेबल है ना। देखें, एजुकेशन कमर्शियल नहीं है, सबसे बड़ा झूठ है। जब कोई चीज कमर्शियल हो जाती है ना, तो फिर फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन कमर्शियल होगी, तो फिर स्टूडेंट स्टूडेंट नहीं रहा, टीचर टीचर नहीं रहा, स्टूडेंट फिर बन गया कस्टमर। जब स्टूडेंट कस्टमर बन गया, तो फिर एक मार्केटिंग में और बिजनेस स्टडीज में एक फिलॉसफी सिखाई जाती है, मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर, अब इसका मतलब है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे कस्टमर की साइकी समझना जरूरी है। अगर मैं स्टूडेंट को कस्टमर का टैग लगाता हूं, तो मैं देखता हूं कि मैं डील कर रहा हूं जेन जी के साथ, तो मुझे जेन जी के फीचर समझने की जरूरत है। तो उसमें एक बड़ा मेजर फीचर ये है कि दे आर वेरी फास्ट, वो चीजों को जल्दी जल्दी कवर करना चाहती हैं। तो अब कमर्शियली मैं अगर एक कोर्स लॉन्च करता हूं 50 घंटे का, तो दैट मे बी वेरी सेलेबल, लेकिन उसकी शायद जो ये वाला प्रिंसिपल है ये कंप्लाई नहीं हो रहा हो। पेपर किसने बनाना, चेक किसने करना है, वो क्या कह रही है। तो इसका मतलब है कि हमें वो टाइम, अगर 140 तक नहीं भी जाना, तो 110 120 तक तो कम से कम जाने। मतलब देखिए प्लस माइनस, अब 110 के बजाय अगर 100 में कवर हो जाए तो फिर भी रीजनेबल है, लेकिन ये आधो आध फर्क मुनासिब नहीं। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, सिलेबस, इसमें 2 पार्ट थे। एग्जाम ग्रेड तो हो गई थी, आगे था एंड सिलेबस स्लैश स्टडी टेक्स्ट वॉक थ्रू। ये वॉक थ्रू का वर्ड आपने इस क्लास में इससे पहले भी सुने, अभी थोड़ी देर पहले था, वॉक थ्रू ऑफ द मॉडल पेपर। वॉक थ्रू का क्या मतलब होता है, सरसरी सी एक नजर, एक जरा हम उसमें से जैसे आपने सुना वॉक थ्रू गेट्स लगे हुए थे जिधर चेकिंग हो रहा, तो एक सरसरी सा हम एक नजर लगा दें कि क्या चीजें इसके अंदर कवर हो। तो अब हम इसमें देखते हैं सिलेबस एंड स्टडी टेक्स्ट वॉक थ्रू में क्या चीजें हम देख रहे हैं। जो हमारा सिलेबस है उसको एक दफा गो थ्रू करना हेल्पफुल होगा, और कोई भी पेपर पढ़नी हो वैसे तो एक मर्तबा कम से कम सिलेबस को, वैसे समझ तो नहीं आएगा पढ़ के जब आप पढ़ रहे होते हैं, आम तौर पे वैसे सिलेबस पढ़ना चाहिए जब आप पूरा कोर्स खत्म कर दो, अगर आप, लेकिन एक दफा स्टार्ट में भी पढ़ना चाहिए। हमने इसमें कॉम्पिटेंसी देख ली, ग्रिड देख ली। आप देखें कि ये 110 से 140 को किसी ने तुक्का नहीं लगाया। आप ये देख रहे हैं कि वो ग्रिड्स विद इन द ग्रिड्स भी डिफाइन कर रहे हैं कि किस ग्रिड को तकरीबन कितने घंटों में कवर करना चाहिए। और फिर कितना इंटरेस्टिंग है कि वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट भी सेट कर रहे हैं कि रेंज ये है, इसके आसपास में आप रहिए। अच्छा, अगला पार्ट इसमें क्या आ गया कि एग्जामिनेबल टेक्निकल कॉम्पिटेंसी।
की एग्जामिनेबल टेक्निकल कॉम्पिटेंसी। इसमें आपके पास डाटा के कोई 6, ये जो लिखे हुए हैं ना, इनको कहते हैं लर्निंग आउटकम्स या एग्जामिनेबल कॉम्पिटेंट। ये जो इसने लिखा ना वर्ड की एग्जामिनेबल टेक्निकल कॉम, ये है बेसिकली आपके लर्निंग आउटकम्स। ठीक है जी, ये लर्निंग आउटकम्स किस हवाले से हैं? या आपके पास है 1, आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, देयर सोर्सेज एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, डिस्कस डाटा। आगे क्या लिखा है? P1 T1। तो इसका मतलब है इस चैप्टर को तैयार करने में और इस चैप्टर को तैयार करने में टाइम बराबर नहीं लगा। यहां से 20 मार्क्स का सवाल भी आ सकता है, इधर से मैक्सिमम 8 मार्क्स का सवाल है। ये है एफिशिएंसी। ठीक है, डिस्कस डाटा गवर्न। अच्छा, ये वैसे खैर समझ तो नहीं अभी आना, इसलिए मैं इसकी रीडिंग नहीं कर रहा, बट ये समझ में आ गया कि 6 लर्निंग आउटकम्स है और ये 6 चैप्टर्स के अंदर, चैप्टर 1 to 6 आपके स्टडी टेक्स्ट के इसी के ऊपर। अच्छा, फिर इसके बाद सिस्टम्स। सिस्टम्स में हम जब आ जाते हैं तो सिस्टम्स में आपके पास जो टोटल लर्निंग आउटकम्स वो अगर देखे जाए तो 10 हैं और चैप्टर कितने हैं? 7। अच्छा, इसमें अगर आप 1 to 4 देखें तो ये P2 T2। अच्छा, एक जरा चीज यादाश्त पे जोर डालिएगा, ये लाइन पढ़े जरा, नंबर 4। ये लाइन आज आपने इससे पहले तो नहीं पढ़ी? कब? शाबाश। जब हम वो इंटरनेशनल एजुकेशन स्टैंडर्ड 2 जो था, आईफा का, वो देख रहे थे, आपको पता लग गया सिलेबस कहां से आए? स्ट्रेट कॉपी पेस्ट है। अच्छा, इसके बाद आगे एक और टॉपिक है जो P2 T2 पे है। बाकी जितने भी एरियाज हैं इसके अंदर, वो तमाम क्या हैं? P1 T। फॉर एग्जाम्पल, आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग पढ़ाई जा रही है, एआई टेक्निक्स पढ़ाई जा रही है, P1 T1। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, फिनटेक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, P1 T1। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है कि पिच पेपर की उस हिसाब से ही रखी गई। और फिर उसके बाद आपके पास रिस्क आ जाता है, और रिस्क के अंदर वो याद है 4 चैप्टर थे ना, लर्निंग आउटकम्स भी देखने 4। 2 थे जो P1 T1 थे, सॉरी P2 T1 थे, ये और चौथे वाला। और 2 और 3 जो हैं वो आपने खुद ही गैस कर लिया था, P2 T2 लेवल। यहां से कितने मार्क्स का पेपर आना है रिस्क में से? 20 से 30। तो ये बेसिकली आपका एक हाई लेवल इसका व्यू हो गया। दूसरी चीज है जो आपका आई कैप का स्टडी टेक्स्ट। स्टडी टेक्स्ट के अंदर आपके पास, अब ये देख लें कि टेबल ऑफ कंटेंट्स आ रहे हैं, और इसके अंदर जो आपके पास ये वाले 6 चैप्टर्स हैं, ये ग्रेड ए से हैं। और ग्रेड ए क्या है? और इसके अंदर अगर सिर्फ नाम देख लूं कि क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेज, डाटा गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एंड डेटा
वेयर हाउस। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से लेकर 13 तक ये आपकी ग्रिड कौन सी बनती है और इसका नाम क्या है? इसमें आप चैप्टर 7 आईटी सिस्टम्स आर्किटेक्चर, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम्स, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑटोमेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन एंड फिनटेक, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल डिस्ट्रप्शन ऑन बिजनेस एंड, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने वो वाला फोकस जो है ना वो अच्छे से समझना। और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाता है ग्रेड सी। ग्रेड सी क्या है? ग्रेड सी है आपके पास आईटी रिस्क की, आईटी रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क, आईटी जनरल कंट्रोल्स फॉर मैनेजिंग रिस्क। कंट्रोल्स, कंट्रोल्स का याद है? आप वर्ड सुन लेते हैं, अभी मैंने सिखाया नहीं है कि कंट्रोल्स क्या होता है, लेकिन सिर्फ वर्ड्स को मैच करा रहा। आईसीटीज रोल इन रिस्क मैनेजमेंट, ये बेसिकली आपकी ग्रेड सी है। और फिर उसके बाद जिस तरह मैंने आपसे जिक्र किया था कि 4 एनेक्सर्स भी हैं जो आपने कवर करनी है, जिसमें एनेक्सर ए है कॉबिट, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। इसका एक छोटा सा हिस्सा उसके अंदर होता था कैस 7 में, मैनेजेरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का जो पेपर है, जो बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिसिस का पेपर है, उसमें मतलब 5-6 लाइनें होती थी और वहां से भी शायद रिमूव हो गई थी, लेकिन ये अब यहाँ पे एक अच्छे डिटेल में आ रहे हैं। आईएसओ 27001, 27002 एंड 27005, पता नहीं क्या होता है ये, लेकिन कुछ होता है। एनेक्सर सी रेगुलेटरी गाइडलाइंस बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एनेक्सर डी पाकिस्तान लीगल फ्रेमवर्क फॉर साइबर क्राइम्स एंड डिजिटल सिक्योरिटी, और इसमें बाकायदा उन्होंने वो सारे जो एक्ट्स हैं, जो लॉज हैं, वो आपसे पढ़वाए जाएंगे इसके अंदर। तो इस चीजों के ऊपर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि किस तरीके से इसको कवर करना है। ये हम आहिस्ता आहिस्ता एज वी विल प्रोग्रेस इन द कोर्स तो मैं बताऊंगा। कुछ चीजें मैं आपको नोट्स वगैरह, डाटा तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, पढ़ा रहा हूँ सिस्टम ये सब कुछ। इसमें से जो चीजें ऐसी मुझे लगेंगी ना कि ये याद करने वाली हैं, क्योंकि देखिए मैं आपसे ये कहता रहा हूं कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं याद करना पड़ेगा, इससे बड़ा अगर आप ये कहीं पे सुन लेना, इसका मतलब है कि उस क्लास में तो आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। ये सबसे बड़ा झूठ है। आपने तो, अच्छा, क्या इसको वेरीफाई किया जा सकता है? मैंने अभी आपको क्वेश्चन पेपर दिखा दिया, वो 43 मार्क्स का क्वेश्चन बगैर याद किए कैसे लिखेंगे? आईटी की एक अपनी कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजी होती है, जार्गन होता है, अपने वर्ड्स में लिखेंगे। आपको पता है ना, वो स्टूडेंट्स अक्सर मुझे कहते हैं अपने वर्ड में हम लिखेंगे, और अपने वर्ड्स में लिख के जो वो सत्यानाश करते हैं, वो मगरिब से मशरिक, और कोई मतलब फिर उसमें लिमिट नहीं रहती गलतियों के स्कोप। तो वो आपने उस पे नहीं जाना। अच्छा, जो तो इसमें ये होगा, पढ़ाऊंगा मैं आपको एक एक वर्ड, ये एनेक्सर्स भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन अगर कोई चीज है ना जो जिसमें याद करने वाली चीजें हैं, ये इन एनेक्सर्स के रेफरेंस से खास तौर पे कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल लॉ है, तो वो मैं आपको उसके नोट्स वगैरह अर्ली इन द सेशन प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उसको याद करना जल्दी, थोड़ा थोड़ा, मतलब मैं याद करने के ऊपर मेरा क्या मानना है, हर एक का वैसे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मैं याद करना किसको कहता हूँ? मैं याद करना इस चीज को कहता हूँ कि जो आपके पास क्वांटम है, फॉर एग्जांपल एक पेज है ना, तो आप एक दिन में पूरा एक पेज भी ना याद करें, सिर्फ एक हेडिंग प्रिपेयर करें, मतलब एक हेडिंग के अंदर जो कंटेंट है वो प्रिपेयर करें। अगर सोचें आपके ये काम आप अक्टूबर से स्टार्ट करें, तो बड़ा अर्ली नहीं, अच्छा नहीं हो जाएगा कि बाय द टाइम, बजाय ये कि बिल्कुल वो उसको आखिरी टाइम के लिए छोड़ा जाए और आखिरी टाइम पे फिर आप उसको कोप अप ना कर सकें। तो ये इस एतबार से जरा चीज हेल्पफुल होगी।
ठीक है, आई थिंक अभी आज में हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, और कल से हम फिर फॉर्मली अपना जो चैप्टर्स हैं वो स्टार्ट कर लेंगे। चैप्टर 1 से हम स्टार्ट लेंगे, उसमें तरीका ये हुआ करेगा कि अहेड ऑफ द चैप्टर जो है वो आपके साथ सॉफ्ट में नोट्स शेयर हो जाएंगे। आप उसको वैसे प्रिंट, मेरा ख्याल में आपको इस सेशन के लिए ये चीज करनी होगी, क्योंकि बुक इस सेशन में नहीं आएगी, मतलब वो नेक्स्ट सेशन में होगी। तो आप ये कर सकते हैं कि एक फाइल मेंटेन कर लें जिसके अंदर वो आप लगाते जाएं नोट्स, ताकि वो आपके इधर उधर भी घूमे भी ना। तो आपको अहेड ऑफ द चैप्टर वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, और फिर हम उसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है जी। सो थैंक यू।